नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों ही मिलकर शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती हैं। तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं या उन एक्शन को नियंत्रित करता है जिनमें निर्णय कम समय में लिया जाना है। जैसे मेरा हाथ किसी गर्म चीज को छू गया तो तुरंत हाथ को हटाना है। ऐसी स्थिति में उद्दीपन का संचरण तेजी से होना है और उस पर निर्णय भी तेजी से लिया जाना है। तो इस तरह के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। अर्थात तंत्रिका तंत्र में उद्दीपन का संचरण तेजी से होता है और उद्दीपन का प्रभाव कम समय तक रहता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उद्दीपन का प्रभाव अधिक समय तक रहना है, जबकि उसकी क्रिया धीमी होती है। जैसे शरीर में वृद्धि। शरीर में वृद्धि के लिए कोशिकाओं को विभाजन करने का उद्दीपन देना है। वो उद्दीपन कम समय के लिए नहीं होगा। हमारे शरीर में वृद्धि लगभग जन्म से लेकर 16-17 साल की उम्र तक होती है और विभाजन बाद में भी चलता रहता है, लेकिन मुख्यतः वृद्धि 16-17 साल तक होता है। तो इतने लंबे समय तक उद्दीपन देने का कार्य तंत्रिका तंत्र नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति का ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। इनका नियंत्रण करने का कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं। तंत्रिका तंत्र में रासायनिक आवेग और विद्युत आवेग दोनों भाग लेते हैं। जैसे हमने तंत्रिका कोशिका की संरचना में देखा था, तंत्रिका के साइटोन और एक्सोन में विद्युत आवेग प्रवाहित होता है, जबकि दो तंत्रिकाओं के मिलने की जगह यानी कि सिनेप्टिक नोड, सिनेप्टिक खांच, वहां विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदल जाता है, अगली कोशिका में पुनः विद्युत आवेग में बदल जाता है। अर्थात तंत्रिका तंत्र में विद्युत आवेग और रासायनिक आवेग दोनों भाग लेते हैं, जबकि अंतःस्रावी तंत्रिक ग्रंथियों द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और ये हार्मोन रासायनिक उद्दीपन का कार्य करते हैं। अलग अलग ग्रंथियों द्वारा अलग अलग हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, समन्वयित करते हैं। अब बात करते हैं ग्रंथियों की। दोस्तों, शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक बहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा निर्मित रसों को किसी नलिका के माध्यम से उसके कार्य स्थल तक पहुंचाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि लार का निर्माण करती हैं और उस लार को एक नलिका के माध्यम से मुख गुहा में पहुंचा देती हैं, जहां पर उसको उस लार को कार्य करना है। इसी तरह से यकृत पित्त रस का निर्माण करता है और पित्त वाहिनी के माध्यम से वो छोटी आंत्र के ड्यूडेनम वाले भाग यानी कि ग्रहणी वाली भाग में पहुंचा देता है। तो ये बहिस्रावी के उदाहरण है। यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां, ये सब बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। दूसरी ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो अपने पाचक रसों को या अपने द्वारा निर्मित रसों को
जिन्हें आमतौर पर हार्मोन कहा जाता है, किसी नलिका के माध्यम से उसके कार्य स्थल तक नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि ये अपने द्वारा निर्मित रसों को रक्त में छोड़ देती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहले आती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी आती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दूसरी है पीयूष ग्रंथि, तीसरी पीनियल ग्रंथि, चौथी थायराइड ग्रंथि, पांचवी पैराथायराइड ग्रंथि, छठी थाइमस ग्रंथि, सातवीं अग्नाशय ग्रंथि, आठवीं अधिवृक्क ग्रंथि और नवीं अंडाशय और वृषण। नर में वृषण ग्रंथि होती है और मादा में अंडाशय ग्रंथि। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों, हमने जब मस्तिष्क की संरचना पढ़ी थी तो उसमें बताया गया था कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का जो डायनसिफेलॉन भाग है उसका अंग है। डायनसिफेलॉन थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना था। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का यानी कि तंत्रिका तंत्र का भी भाग है और हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का भी भाग है। कैसे? हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स का निर्माण करता है और ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन निर्मित करता है वो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है वो अन्य ग्रंथियों को, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। दो प्रकार के हार्मोन। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। ये मैं बता ही चुका हूं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो रस होते हैं वो आमतौर पर हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स छोटे प्रोटीन अणु होते हैं या कम अणुभार वाले अणु होते हैं जो कम मात्रा में स्रावित होकर विभिन्न कोशिकाओं को, जहां उनको कार्य करना है, जिन कोशिकाओं को प्रभावित करना है, वहां पहुंचकर अपना कार्य संपादित कर देते हैं और ये रासायनिक उद्दीपन या रासायनिक उद्वेग ही होते हैं। तो बात कर रहे थे दो प्रकार के हार्मोन्स। पहला मोचक हार्मोन्स या इसको कहेंगे रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करते हैं कि वो हार्मोन स्रावित करे, यानी कि पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है निरोधी हार्मोन, या इनको कहेंगे इनहिबिटरी।
इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्त्रावण को कम करते हैं। ये पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि हार्मोन स्त्रावण की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये हार्मोन स्त्रावण की क्षमता को कम करते हैं। किसकी? पीयूष ग्रंथि की। तो ये दो प्रकार के हार्मोन हो गए हाइपोथैलेमस के द्वारा। दूसरी जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस में ही जुड़ी हुई एक मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के जो हाइपोथैलेमस यानी कि डायनसिफेलियन वाला भाग है उसी में संयोजित होती है। यह दो पिंड की बनी होती है, दो पिंडों से निर्मित होती है। पहला पिंड है न्यूरोहाइपोफाइसिस, और दूसरा है एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा पिंड क्या कहलाता है इसका? एडिनो हाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा दो हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। इसके द्वारा दो हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा 7-8 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। ये दो हार्मोन कौन से हैं? पहला है वैसोप्रेसिन, या इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या ADH भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था तब नेफ्रॉन की संरचना में हमने देखा था कि नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस में रक्त आता है जिसमें यूरिया, अमोनिया आदि नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, और वो यहाँ ग्लोमेरुलस में क्षमता है। ग्लोमेरुलस वो नलिकाओं का जाल है, केशिकाओं का जाल, और उसके नीचे गोमन संपुट है। वहां पर ये क्षमता है, और इसमें से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और सोडियम, पोटेशियम, लवण इत्यादि बहुत सारी चीजें छनकर चली जाती है। यूरिया और क्रिएटिनिन तो जाएंगे। शुद्ध रक्त अपवाही धमनी द्वारा वापस ले लिया जाता है। अब इस छने हुए भाग में हमने देखा था कि आवश्यकता की चीजें भी हैं और अनावश्यक चीजें भी हैं। जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन अनावश्यक चीजें हैं, जबकि जो जल गया है, ग्लूकोज गया है, एमिनो अम्ल गए हैं, सोडियम, पोटेशियम, लवण गए हैं, इनकी शरीर को आवश्यकता है पुनः। यदि हम जल को इसी तरह बेकार करते रहे तो हमने देखा था कि यदि 180 लीटर छान देते हैं, सारे नेफ्रॉन मिलके 180 लीटर रक्त को छान देते हैं, यानी कि 180 लीटर पानी चला जाएगा मूत्र के रूप में। तो ये 180 लीटर पानी अगर जाने लगा तो हमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, तो उसमें से पानी को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। वो नेफ्रॉन की पुनः अवशोषण की क्षमता कौन बढ़ाता है? ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन ही बढ़ाता है। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन का कार्य क्या हुआ? वैसोप्रेसिन हार्मोन नेफ्रॉन की कुंडलित नलिकाओं या नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की जल अवशोषण क्षमता
या पुनः अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। तो ये कार्य किसका हो गया? वैसोप्रेसिन का। अगर ये कार्य है इसका, तो इसकी कमी से क्या होगा? नॉर्मल मात्रा में रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होना कम हो जाए या बंद हो जाए तो पुनः अवशोषण का कार्य धीमा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इससे रक्त में जो पुनः अवशोषण की मात्रा है वो तो कम हो जाएगी और मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए मूत्र के रूप में ज्यादा जल को निष्कासित करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा मूत्र बनने लगेगा। इसे कहेंगे बहुल मूत्रता या डायबिटीज इंसिपिडस। बहुल मूत्रता। अगर अवशोषण कम होगा पुनः तो मूत्र ज्यादा बनेगा, तो क्या कहेंगे? बहुल मूत्रता। अंग्रेजी में कहते हैं इसको डायबिटीज इंसिपिडस। समझ रहा हूं मैं, आपका प्रमस्तिष्क जोर देने लग गया होगा कि डायबिटीज तो हमने पहले सुना है, और डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी से होता है, जिसको हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं या मधुमेह कहते हैं। वो डायबिटीज मेलिटस होता है। ये डायबिटीज इंसिपिडस है, जिसका मतलब है बहुल मूत्रता। वो डायबिटीज मेलिटस होता है, या इसको क्या कहते हैं? इसको मधुमेह या शुगर की बीमारी कहते हैं। तो वो कौन सा होता है? वो डायबिटीज मेलिटस होता है। बहुल मूत्रता डायबिटीज इंसिपिडस है, जो वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से फैलता है, कमी से होता है। और डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी से होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा निर्मित किया जाएगा, और ये मधुमेह या शुगर की बीमारी कहलाती है। न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा निर्मित दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। पहला तो था वैसोप्रेसिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन दो मुख्य कार्य करता है। पहला, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है और जन्म लेने की स्थिति में होता है, गर्भ से बाहर आने की स्थिति में होता है, तब गर्भाशय में क्रमांकुंचनी गति इसी हार्मोन के कारण से होती है। अर्थात ऑक्सीटोसिन हार्मोन का पहला कार्य क्या हो गया? गर्भाशय में क्रमांकुंचनी गति उत्पन्न करना। ये गर्भाशय की जो पेशियां हैं उनको सिकोड़ता फैलाता है, जिसके कारण से क्रमांकुंचनी गतियां उत्पन्न हो जाती हैं, और मां के गर्भ में जो बच्चा है वो बाहर आने लगता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। जब कई बार जन्म के समय मां को जो दर्द चलना जिसको बोलते हैं वो नहीं चलते हैं, तब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरा कार्य है इसका, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनकी पेशियों को सिकोड़ता है। स्तन ग्रंथियों की पेशियों को सिकोड़ता है।
जिससे स्तन ग्रंथियों में, माता की स्तन ग्रंथियों में जो दुग्ध होगा वो दुग्ध निचुड़ के बाहर आ जाएगा, मुक्त होकर बाहर आ जाएगा, जिससे दुग्ध के निर्मोचन को बढ़ाता है। दुग्ध का निर्माण नहीं करता है। दुग्ध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा किया जाएगा। ये तो माता के शरीर में जो दुग्ध बन गया उस दुग्ध को निचोड़कर या उसको स्तन ग्रंथियों को संकुचित करके, उनको संकुचित करने से दुग्ध को बाहर निकालने का कार्य करता है। पशुओं में दूध निकालने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जब कई बार भैंस गाय दूध नहीं देती है तो फटाक से एक इंजेक्शन लाके ठोक दिया जाता है, दूध वाला इंजेक्शन बोलते हैं, वो ऑक्सीटोसिन का ही होता है। ये बहुत खतरनाक होता है, मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगी। तो आजकल उस इंजेक्शन पर बैन है। आजकल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं मिलता है, और जो मिलता है वो चोरी छिपे मिलता है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे गाय भैंस दूध कम दे दे, क्योंकि वो जो वो भैंस को लगाया है लेकिन वो उसके दुग्ध में भी आ जाएगा, और दुग्ध में आ जाएगा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार ऑक्सीटोसिन के दो कार्य हो गए। कौन से? गर्भाशय में क्रमांकुंचनी गति उत्पन्न करना और स्तन ग्रंथियों की पेशियों को सिकोड़ता है, जिससे दुग्ध निर्मोचन को बढ़ाता है। अब इसका जो दूसरा भाग है, जो दूसरा पिंड है एडिनोहाइपोसिस, उसके द्वारा कौन से हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा पहला हार्मोन स्त्रावित किया जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है। दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है। दूध, अभी बताया था, दूध बन गया, उसको बाहर आने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी है। दुग्ध बनने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायी है। प्रोलैक्टिन, लैक्ट शब्द दूध के लिए आता है। जैसे दूध में कौन सा शर्करा होती है? तो लैक्टोज शर्करा। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध की गुणवत्ता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर। तो इस तरह से लैक्ट शब्द दूध के लिए आता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके लिए होगा? दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। दूसरा कार्य इसका, पहला कार्य तो ये हो गया, इसका दूसरा कार्य हो गया कि ये जब माता गर्भ धारण करती है या कोई माता गर्भ धारण करती है उस समय स्तन वृद्धि को प्रेरित करता है। स्तनों को बढ़ने का आकार बढ़ाता है और उनमें दूध का निर्माण करता है। ये दोनों कार्य किसके हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस वाले पिंड से स्त्रावित किया जाता है वो है वृद्धि हार्मोन। या बोल लें तो
ग्रोथ या इसको बोलेंगे सोमेटोट्रोपिन। क्या बोलेंगे? सोमेटोट्रोपिन। नाम से पता चल रहा है वृद्धि हार्मोन यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है या शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर ये निर्धारित करता है कि हमारे शरीर की लंबाई कितनी होगी। बचपन में ये बनता है, एक उम्र में आकर ये बनना कम हो जाता है तो हमारी वृद्धि कम हो जाती है। बनता है लेकिन कम मात्रा में बनता है। शरीर की वृद्धि को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है या शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से रोग। कमी से कौन सा रोग होगा? यदि बाल्यावस्था में कमी है तो बच्चा का विकास नहीं होगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी, बौना रह जाएगा। जैसे आपने सर्कस में जो बौने देखे होंगे वो बौने इसी तरह के होते हैं जिनके अंदर इस सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का निर्माण कम होता है, वो होते हैं। ऐसे बौनों को यानी कि कमी से रोग, बाल्यावस्था में अगर कमी रही है तो कौन सा रोग होगा? बौनापन। और इन बौनों को कहा जाता है मिजेट्स। सर्कस के जो बौने होते हैं वो मिजेट्स कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक बौनापन थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से भी होगा, उनको क्रिटीन्स कहेंगे। वो बौने क्रिटीन्स कहलाएंगे क्योंकि उनमें शरीर के विकास नहीं होने के साथ साथ मस्तिष्क भी उनका डेवलप नहीं होगा, वो मंद बुद्धि बौने होंगे। सर्कस वाले बौने मंद बुद्धि बौने नहीं होते हैं, वो मिजेट्स होते हैं जो वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण से होते हैं। कुछ बौने ऐसे होते हैं जिनमें मस्तिष्क का भी यानी कि उनका दिमागी विकास भी पूरा नहीं होता, शारीरिक विकास तो नहीं ही होता है। वो बौने किसके कारण से होंगे? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से होंगे, थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता के कारण से होंगे। उन बौनों को क्रिटीन्स कहा जाता है, मिजेट्स इनको कहते हैं। अगर वयस्क में कमी है वयस्क में अगर कमी होती है तो मिक्सिडीमा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिक्सिडीमा। इससे जनन क्षमता में कमी आ जाती है, शरीर आलसी टाइप का हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, तो ये मिक्सिडीमा रोग हो गया। अधिकता से रोग, बाल्यावस्था में अगर अधिकता है तो भीम कायता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भीम कायता। शरीर दानवाकार हो जाएगा, खली टाइप का हो जाएगा। खली जानते हो? WWE वाला पहलवान अपने भारत का है, तो उस तरह का भीमकाय शरीर हो जाता है। अगर वयस्क में अधिकता हो जाती है, वयस्क में अधिकता हो जाती है तो ऐसे रोग को बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोमेगेली या गिगेंटिज्म।
इसमें क्या होता है, इसमें भी भीमकायता ही आ जाती है शरीर में, लेकिन इसमें वृद्धि तो बढ़ नहीं सकती, लंबाई तो बढ़ नहीं सकती, इसलिए अस्थियां मोटी होने लगती हैं। अस्थियां लंबी होने की बजाय अस्थियां मोटी होने लगती हैं, शकल बेडोल सी हो जाती है, ये हड्डियां निकल के बाहर की तरफ आ जाती हैं, बेढंगा सा गोरिल्ले जैसा शरीर हो जाता है, तो वो एक्रोमेगाली कहलाता है। तो ये हो गया दूसरा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अगला हार्मोन है जो इससे निर्मित होता है, पीयूष ग्रंथि से निर्मित अगला हार्मोन है FSH, फॉलिकल, पहले हिंदी वाला नाम लिख दो, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। पुट्टिका को बोलते हैं फॉलिकल, फॉलिकल प्रेरक मतलब स्टिमुलेटिंग, और हार्मोन। शॉर्ट में बोलेंगे FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नर में यानी कि पुरुष में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। और मादा यानी कि महिला में अंडाणु निर्माण को प्रेरित करता है। तो शरीर में जो शुक्राणु का निर्माण है उसको प्रेरित कौन करता है, FSH हार्मोन, और अंडाणु निर्माण को करता है महिला में अंडाणु निर्माण को प्रेरित कर। इसके अलावा महिला में ईस्ट्रोजन हार्मोन, महिला में ईस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण को भी प्रेरित करता है। महिलाओं में दो तरह के जनन हार्मोन होते हैं, या अंडाशय द्वारा दो तरह के हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये ईस्ट्रोजन का निर्माण को प्रेरित करता है, यानी कि ये अंडाशय को प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेड्स मतलब होता है जननांग। गोनेड्स किसको कहते हैं, जननांग। जैसे नर जननांग, मादा जननांग। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, नर व मादा में जनन अंगों के परिपक्वन और क्रियाशीलता को बढ़ाता है, क्रियाशीलता को प्रेरित करता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन।
ये कब बनने लगते हैं? ये बाल्यावस्था के अंत में और किशोरावस्था के प्रारंभ में। जैसे बाल्यावस्था का अंत आता है, यानी कि लगभग जब बच्चा 9-10 साल का होता है, उस समय इसका निर्माण प्रारंभ होता है। यानी कि 9-10 वर्ष की आयु में निर्माण इसका प्रारंभ होता है। तभी हमारे जननांग विकसित होना प्रारंभ होते हैं और इसके 2-3 साल बाद बच्चियों में, बालिकाओं में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। वो इसी से प्रेरित होता है। अगला है इसमें एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, क्या कहेंगे इसको? ACTH। एड्रीनो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है? एड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। अगला है थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये फिर नाम से पता चल रहा है ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित। इस प्रकार हमने देखा कि पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं वो वृद्धि को तो नियंत्रित करते ही करते हैं, दुग्ध निर्माण, गर्भावस्था में क्रमाकुंचनी गति चलना, जिनको हम लेबर पेन या क्या कहेंगे, प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है ऑक्सीटोसिन। तो कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ये वृषण और अंडाशय को नर और मादा में प्रेरित कर रहा था। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित कर रहा है। थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित कर रहा है। तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करते हैं, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि किस अंतःस्त्रावी ग्रंथि को कहते हैं, तो क्या बताएंगे? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। और यह भी पूछा जा सकता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि खुद किससे नियंत्रित हो रही थी? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने एक मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन और एक निरोधक हार्मोन स्त्रावित किए थे जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते थे। पीयूष ग्रंथि खुद क्या है? मास्टर ग्रंथि, और उसको भी नियंत्रित कर रहा है, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? हेड मास्टर ग्रंथि।
अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में ही स्थित होती है। अग्र मस्तिष्क का जो भाग सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, उनके नीचे ये थर्ड वेंट्रिकल की छत में स्थित होती है या तीसरी वेंट्रिकल की छत पर स्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा। अगली ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। दिमाग के ढक्कन खोल लेना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों को शामिल कर लें तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड। थायराइड गले में ही हमारी श्वास नली है, इसके दोनों तरफ श्वास नली से लगी हुई होती है। दो पाली होती हैं उसकी, एच आकृति की होती है, तो ये यहां पर स्थित होती है, कुछ इस तरह की होती है। इस तरह की स्थित होती है ना, यहां श्वास नली के दोनों ओर। कहां होती है स्थित? गले में श्वास नली के पास एच आकार की एक पाली इधर निकली होती है, एक पाली इधर निकली हुई होती है। और यहीं पे बता देता हूं, इसके चारों कोणों पर चार पाली के रूप में पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम है थायराइड और ये थायराइड पर ही स्थित होती है, इसलिए क्या कहलाती है? पैराथायराइड। ये भी कहाँ होगी? गले में ही होगी। ठीक, तो ये गले में स्थित होती है। इसके द्वारा हार्मोन कौन से स्रावित किए जाते हैं? इसके द्वारा पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसको टेट्रा आयोडो थायोनिन या T4 भी कहा जाता है। किसको? थायरॉक्सिन को। इसी के द्वारा एक दूसरा हार्मोन जिसको ट्राई आयोडो थायोनिन या T3 कहा जाता है, भी स्रावित किया जाता है। दोनों एक जैसा ही कार्य करते हैं। ये एक्टिव ज्यादा होता है, ये एक्टिव कम होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन परम आवश्यक है, इसलिए देखो इसके नाम में भी आयोडो आ रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की उपस्थिति में ही बनता है। आयोडीन का अणु इसके अंदर, थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन का परमाणु पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन का परमाणु पाया जाता है, इसी तरह थायरॉक्सिन में आयोडीन का परमाणु पाया जाता है। यह तो इसकी कमी कब आएगी? जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो
या फिर मूत्र के साथ आयोडीन ज्यादा शरीर से निकल रहा हो, ऐसी स्थिति में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनेगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने से कौन से रोग होंगे? एक्चुअल में थायरॉक्सिन कार्य क्या करता है, इसका कार्य देखते हैं। ये कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा देता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा देता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संख्या बढ़ेगी तो उपापचयी दर भी बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलकर टूटने, ऊर्जा निर्माण की जो क्रिया है, श्वसन दर वो बढ़ जाएगी, कोशिकीय श्वसन दर जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर में ऊर्जा अधिक आने लगेगी। तो इससे क्या होगा? अगर ऊर्जा ज्यादा बढ़ रही है तो कोशिकाएं विकास अच्छी तरह से करेंगी, शरीर की वृद्धि बराबर बनी रहेगी, सही उचित मात्रा में बनी रहेगी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा देता है, जिससे उपापचयी दर बढ़ जाती है, शरीर को ऊर्जा अधिक मिलती है, जिससे शरीर को ऊर्जा अधिक मिलती है, अतः शरीर की वृद्धि क्या होगा? शरीर की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार वृद्धि हार्मोन के साथ साथ थायरॉक्सिन हार्मोन भी शरीर की वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है। अब अगर कमी होगी तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया कम बढ़ेंगे, उपापचयी दर कम हो जाएगी, तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी। यानी कि बाल्यावस्था में अगर कमी है, तो बौनापन आएगा, शरीर का विकास नहीं होगा। साथ साथ बौनापन वृद्धि के कारण से भी हो रहा था, वृद्धि हार्मोन के कारण से भी हो रहा था, बौनापन यहाँ भी हो रहा है। दोबारा से ध्यान करो, वहां जो बौनापन था उसमें मंद बुद्धि साथ में शामिल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कम बढ़ेंगे, उपापचयी दर कम होगी, इसलिए वृद्धि भी क्या होगी? ना मानसिक वृद्धि भी कम होगी, शारीरिक वृद्धि भी कम होगी। इस तरह के जो बौने होंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर भी मंद बुद्धि बौनापन, या इसको कहेंगे क्रीटीन्स। इस तरह के बौनों को क्या कहेंगे? क्रीटीन्स। वहां बौनों को क्या कहा था? मिजेट्स। अगर शरीर में, या इसको जड़ मानवता भी कह देते हैं, जड़ मानवता, मंदबुद्धि बौनापन, या क्या कहेंगे इसको? जड़ मानवता। और इसकी कमी से क्या? वयस्क में इसकी कमी से क्या होगा? वयस्क में इसकी कमी से होगा मिक्सीडीमा। वृद्धि हार्मोन की कमी से भी मिक्सीडीमा ही हुआ था, यहां भी मिक्सीडीमा ही होगा। वहां पर भी कमजोरी आई थी, जनन क्षमता में कमी आई थी, यहाँ पर भी कमजोरी, जनन क्षमता में कमी आएगी, थकान रहने लगेगी, सुस्ती रहने लगेगी, बाल झड़ जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, इस तरह के
लक्षण होते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कमी से एक रोग होता है गलगंड रोग, या इसको घेंगा बोलते हैं, घेंगा रोग, या बोलते हैं गायटर। इसमें क्या होगा? गले में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होगा, तो थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी। ये जो एच आकार की ग्रंथि है ये फूल जाएगी, तो ये गला यूं लटका हुआ सा, सूजा हुआ सा रहेगा। इस रोग को क्या कहते हैं? गलगंड रोग। आपसे पूछा जा सकता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण याद करने लायक रोग कौन सा है? गलगंड रोग। होते ये भी हैं, लेकिन चाहे तो हम सारे लिख दें, नहीं तो ये नहीं भूलना है। इसके अलावा एक चौथा रोग और है, उसको कहते हैं हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग, क्या कहते हैं इसको? हाशीमोटो रोग। इसमें बहुत कम मात्रा में जब थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण होने लगता है तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो भूल जाती हैं कि हमारे यहाँ कभी थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण भी होता था। तो ऐसे में वो शरीर की जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो या तो ये जो थोड़ी मात्रा में थायरॉक्सिन है इसको, या थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमने बाहर से जो दवाई के रूप में पदार्थ लिया है उनको वो एंटीजन समझने लगते हैं, रोगकारी समझने लगते हैं। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं, और वो इनको मारना शुरू कर देती हैं, यानी कि इस थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट करना शुरू कर देती हैं। ऐसा रोग हाशीमोटो रोग कहलाता है। ये तो हो गए कमी वाले। अब अधिकता से क्या होगा? तो ये करता क्या है? ये अभी लिखा था पढ़ने, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा देता है, उपापचय दर बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनने लगेंगे, उपापचय दर बढ़ जाएगी। उपापचय दर बढ़ जाएगी तो ऊर्जा ज्यादा बनने लगेगी, जिसके कारण शरीर में बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, रक्त दाब बढ़ जाएगा, उत्तेजना आने लगेगी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आगे भी इसी प्रकार विज्ञान संबंधित वीडियो डालते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।